I have a teaching experience of 9.5 years. So I am back again with another video, and today we will discuss one of the important chapters of class 9 science, atoms and molecules. So if you haven't subscribed to our channel, please subscribe to the channel so that you keep receiving such important, interesting videos for your studies. And we will also be sharing some study materials in the description box. So let us start today's video. Okay, the language, we will be using both English and Hindi language so that all the students are able to understand the topic without any confusion. So in this chapter we will be, so we are referring class 9th NCERT book, and page number is 31, atoms and molecule. So let us understand what all topics we are going to cover in this chapter. सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं. तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में ब्रीफ डेफिनेशन. एटम के बारे में हर फिलोसोफर ने अपने अपनी अलग अलग थ्योरी दी, ठीक है, सबने अपनी अपनी थ्योरी दी, ठीक है. फिर उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच वर गिवन बाय लेवॉइजर एंड एल प्राउस्ट. तो लॉज आपके आ सकते हैं, है ना, 1 या 2 मार्क्स में लॉज आ सकते हैं. डिफाइन या राइट डाउन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इट कैन कम फॉर 3 मार्क्स, 2 और 3 मार्क्स. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उसके बाद हम देखेंगे एटम की डेफिनेशन, व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है. और पहले लाइक मॉडर्न डे सिंबल्स क्या अडॉप्ट हुए और उसके बाद हमने क्या सिंबल अडॉप्ट करे, क्यों करे, कौन सा मेथड हमने यूज करा फॉर नेमिंग कन्वेंशन, है ना, मतलब किस तरह से एलिमेंट्स के नेम रखे गए और कौन सी बॉडी है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, एटॉमिक मास क्या होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है. एटॉमिक नंबर, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं. आफ्टर दैट विल बी कमिंग टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे बनता है मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. फिर उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयन की, कैसे आयंस बनते हैं, है ना. फिर इसमें आता है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला. केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर 9th क्लास में केमिकल फॉर्मूला लिखना नहीं सीखा तो 10th में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है केमिस्ट्री में, ठीक है. तो कुछ सिंपल कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है. विल हैव टू राइट मेक फॉर्मूलाज फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपाउंड्स, है ना. क्रिस क्रॉस मेथड इसमें हम यूज करते हैं. तो उसके लिए सबकी वैलेंसी, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, किस पे कितना चार्ज होता है ये आपको आइडिया होना चाहिए, वो आपको लर्न करना पड़ेगा. उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम समझेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो कि यूनिट है उसको किस तरह से यूज करते हैं, मोलर मास क्या होता है और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं. तो ये चीजें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. ये स्टार्ट कर लेते हैं. तो एक इंडियन फिलोसोफर था महर्षि कर्ण, उसने क्या कहा, ही पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर पदार्थ वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड व्हिच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल. यानी कि अगर हम बड़े पार्टिकल को एक किसी सब्सटेंस को डिवाइड करते चलें तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद हम उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा पार्टिकल होता है उनको उन्होंने बोला परमाणु, ठीक है. तो ऐसे ही ग्रीस में भी अलग अलग फिलोसफर्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी, तो उसके बारे में आप रीड कर सकते हैं पेज पर. हम डायरेक्ट आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर, ठीक है. 2 लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन पर. फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हु गेव laws of chemical combination, कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ किसने दिए. 2 मार्क्स में आ सकता है ये. तो इसमें पहला और दूसरा, फर्स्ट नेम जो आता है वो है लेवॉइजर और दूसरा नाम आता है प्राउस्ट का, ठीक है. लेवॉइजर फिर प्राउस्ट का नेम है, ठीक है. तो प्राउस्ट का पूरा नेम है जोसेफ एल प्राउस्ट, तो जोसेफ एल प्राउस्ट.
मास मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम से ही पता लग रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि स्टेटमेंट देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना बनाया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना उसको जो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में। अगर मैंने ऐसे लिखा x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, है ना, x और y कोई एलिमेंट है, एक कंपाउंड बन जाता है। तो जो इधर का मास होगा, मास ऑफ टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड लॉ जो आता है, जो कि दिया था एल प्राउस्ट ने, सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक चीज याद रखनी है, जब भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो एज इट इज स्टेटमेंट लिखनी है। मतलब जब भी लॉ लिखेंगे तो लॉ में चेंजेस आपने नहीं करने हैं, एज इट इज लैंग्वेज भी आपने सेम यूज करनी है। तो ये क्या कहता है, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन in a chemical substance, in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. The elements are always present in definite proportion by mass। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है व्हिच वाज गिवन बाय एल प्राउस्ट। इसको समझते हैं, वो ये कह रहा है कोई भी एक सब्सटेंस हम लेते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट इंक्लूडेड हैं, ये जिन एलिमेंट से मिलके वो कंपाउंड, किसी कंपाउंड की बात करते हैं H2O की, जो कि होता है वाटर। H2O हैज टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर बात करें हाइड्रोजन की तो इसमें दो एटम है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का मास क्या हो गया 1, तो 2 into 1 = 2। अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का जो मास होगा वो क्या होगा 16। ठीक है, तो अगर हम रेशियो देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो वो रेशियो जो होगा वो क्या होगा, वो रेशियो होगा 2/16 विच इज 1/8। तो 1:8 का रेशियो आ जाता है इसमें वाटर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स के बीच में। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन मास, मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम वाटर का कोई भी सोर्स हो, वाटर किसी भी सोर्स से हम लेते हैं, रिवर से, पॉन्ड से, कहीं से भी, तो उसमें अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चेक करेंगे इट विल ऑलवेज बी 1:8। किसी भी वर्ल्ड की किसी भी पार्ट में से वाटर जो होगा उसका हमेशा जो रेशियो होगा दैट विल बी 1:8। ठीक है,
उसके बाद जॉन डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, जिसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, है ना। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है या 4 मार्क्स में भी आ सकता है। व्हाट वर द पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये नाम आपने सुना होगा जरूर, जॉन डेल्टन। तो जॉन डेल्टन ने क्या थ्योरी दी, उसका क्या सोचना था एटम्स के बारे में, और क्या उसके बिलीव्स थे, वो हम समझते हैं। व्हाट वर द पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डेल्टन। ठीक है, जॉन डेल्टन इंग्लैंड में पैदा हुआ था। he belonged to a weaver family. Okay, so let us understand some of the postulate given by him one by one. सबसे पहला जो postulate उसने दिया, all matter is made of a very tiny particle called atoms. All matter is made of very tiny particles called एटम्स। ठीक है, हर मैटर जो है, मैटर, अब मैटर आपको याद होगा, मैटर आपने पढ़ा हुआ है 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन क्या थी? एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? मैटर है। ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? मैटर है। जैसे ये बोर्ड मैटर है, ये चेयर, फर्नीचर, ऑल दीज आर मैटर, एग्जांपल ऑफ मैटर। तो जितने भी आसपास हमारी चीजें सब जो है टाइनी पार्टिकल से बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिनको कि एटम बोला जाता है। अगर एक सब्सटेंस में एक बॉल की बात करता हूँ, ये एक बॉल है मान लो, तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और इन सभी छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। दीज आर इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, postulate number 2 given by Dalton was atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms are indivisible. Indivisible वर्ड का मतलब क्या है? जिसको फर्दर हम भाग नहीं कर सकते हैं या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। Divisible particles which cannot be created or destroyed. Which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. यानी कि अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स के एटम पार्ट ले रहे हैं, रिएक्शन में क्या होता है? जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं, Na plus HCl gives NaCl plus H2। अगर ये रिएक्शन मैंने लिखा, ठीक है, तो सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरिक एसिड के साथ, और वो क्या देता है? सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ठीक है, तो ये गैस इवॉल्व होती है, ये सब्सटेंस बना। तो इसमें जितने भी एटम पार्ट ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, तो इनको हम ना बना सकते हैं ना हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ? सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बन गया, लेकिन ये डिस्ट्रॉय तो नहीं हुए ना। तो जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट विल रिएक्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। उनकी प्रॉपर्टीज चेंज रहेगी। जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? रिएक्शन होने पर अलग अलग चेंजेस ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, और भी चेंजेस हम जो है इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट पर आते हैं। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Atoms of given element. Atoms of given element are identical in mass and chemical properties। यानी कि गिवन एलिमेंट का अगर कोई एक एलिमेंट हम लेते हैं तो उसकी जितने भी, अगर हम बात कर रहे हैं आयरन की या हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन की अगर बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे, आयरन की अगर बात करते हैं तो आयरन के जितने भी एटम होंगे सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, है ना। सब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या मैग्नेटिज्म मतलब
जितने भी आयरन पार्टिकल्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे एलिमेंट के अंदर, वो सभी सेम होंगे और सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। वैसे ही है मास का, उसमें मास भी जो है वो आइडेंटिकल होगा सभी एटम्स में। फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ आते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी में ही चेंज कर दिया कि यहाँ पर लिख दिया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं, अब आयरन है, आयरन के जो एटम्स होंगे उनका नेचर क्या है कि मैग्नेट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे सब्सटेंसेस की, तो जरूरी नहीं है कि ये नेचर जो है दूसरे एलिमेंट के एटम्स में भी हमें दिखेगा। जैसे कॉपर के एटम होंगे, कॉपर के एटम की अलग प्रॉपर्टी होगी और सोडियम एटम की अलग प्रॉपर्टी होगी, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी और मास भी डिफरेंट होगा। पोस्टुलेट नंबर 5, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। ये वाला लिख देता हूं मैं, पोस्टुलेट नंबर 5। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compound। यानी कि एटम जो होते हैं वो कंबाइन करेंगे, जैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा Na प्लस HCl, ठीक है, gives NaCl प्लस H2, ठीक है। तो एक रिएक्शन है, इसमें सोडियम एलिमेंट के जो एटम होंगे इस कंपाउंड के एलिमेंट के साथ, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जो हैं दे विल कंबाइन इन स्मॉल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, और उसी से वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है, जब वो रिएक्ट करेंगे आपस में तो इसके एटम्स और इसके एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे पर्टिकुलर रेशियो में और वो एक नया कंपाउंड बना देंगे, ठीक है। The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। तो ये कह रहे हैं कि गिवन कंपाउंड में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। जैसे अगर मैं बात करूं H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक के एसिड का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, ये कांस्टेंट है ना, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही रहेंगे, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम, हमेशा यही इसका केमिकल फॉर्मूला होगा, है ना। और इस कंपाउंड में ऐसे ही कोई भी कंपाउंड होगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम का अगर 1 एटम है तो 1 ही रहेगा और नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, है ना, और यही स्ट्रक्चर रहेगा, यही फॉर्मूला रहेगा हमेशा, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो ये पोस्टुलेट्स हैं, these are the postulates which were given by John Dalton, ठीक है।